Hello everyone, my name is Ashish Sharma and welcome to my YouTube channel The Big Bang Biology, Advanced Biology Lectures for NEET. Students, आज हम एक unusual topic लेने वाले हैं, that is structure of tRNA and Wobble hypothesis. So this topic is on demand of my class 12 students. So straight away बात करते हैं about structure of tRNA and Wobble hypothesis. So students, अगर हम बात करते हैं tRNA की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और tRNA वॉबल हाइपोथेसिस से कैसे लिंक्ड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, 1958 में फ्रांसिस क्रिक, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वाटसन क्रिक का नाम आपने सुना ही होगा। तो फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी अ अडैप्टर मॉलिक्यूल, देयर मस्ट बी अडैप्टर मॉलिक्यूल, कोई ना कोई एक अडैप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए जो कि मीडिएट करे प्रोसेस को, किसकी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, जो मीडिएट करे। रीजन इसका क्या था कि जो अमाइनो एसिड्स हमारे पास सेलुलर पूल में प्रेजेंट होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को हमारे पास जो एमआरएनए पे जो हमारा कोडॉन है, जो ट्रांसक्रिप्ट होके आया है, उसके हिसाब से कौन मैच करेगा, इस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा देयर मस्ट बी अ अडैप्टर मॉलिक्यूल। तो एक अडैप्टर मॉलिक्यूल की खोज जो है वहां से शुरू हुई। तो अडैप्टर मॉलिक्यूल के लिए फिर हमारे पास रिसर्चर्स ने रिसर्च स्टार्ट की, और जो हम बोल सकते हैं कि क्रिक के दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों आया, रीजन वाज जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स में हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी नहीं होती। तो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी अमाइनो एसिड्स के अंदर नहीं है, मतलब उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी आप इसका स्पेशलिटी उनके अंदर नहीं है। तो वहां से ये चीज पता चली कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक ऐसा अडैप्टर मॉलिक्यूल होगा जो इन प्रोसेस को, हमारे अमाइनो एसिड्स को लिंक करता है किसके साथ में, हमारे एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट कोडॉन के साथ में। तो वहां से टीआरएनए की शुरुआत हुई। तो रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, और हमारे पास जो रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे टीआरएनए की खोज के लिए, वो कौन कौन से थे। तो हमारे पास tRNA was first discovered by Paul Zemanick and M. Hoagland। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने tRNA को सबसे पहले डिस्कवर किया, और जब इसे डिस्कवर किया गया तो इसको नाम दिया गया soluble RNA। तो यहाँ पर इसे soluble RNA कहा गया। एंड लेटर ऑन, बाद में जो है इसका नाम जो है बदल कर क्या रखा गया, इसको फिर बाद में कहा गया tRNA। एंड इन tRNA, T stands for ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर आरएनए मैंने इसे क्यों कहा, क्योंकि ये ट्रांसफर में हेल्प करता है, किस चीज की, भाई अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है और उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू द कोडॉन दैट इज प्रेजेंट इन दी एमआरएनए। तो इस चीज को लेकर के हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जो है वो जो इसको डिस्कवर किया गया। तो अगर हम स्ट्रेट अवे बात करते हैं व्हाट इज टीआरएनए और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, टीआरएनए हमारे पास क्या है। टीआरएनए कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। तो आपको पता है कि हमारे सेलुलर पूल में, या आप कह सकते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, तीन तरह के जो है आरएनए प्रेजेंट होते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ आरआरएनए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एमआरएनए एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ टीआरएनए। सो मैं बाकी दो की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेट अवे हम बात करें। टीआरएनए जो है वो 15% कंट्रीब्यूट करता है हमारे टोटल सेलुलर आरएनए को। एंड टीआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए। तो टीआरएनए हमारा ट्रांसक्राइब होता है डीएनए से, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम हमारे पास कौन सा है, द एंजाइम इज दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे पास क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 स्पेसिफिकली अगर हम करें तो आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम हमारा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये भी ध्यान रखना है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 3 हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में या ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है किसको, टीआरएनए। सो डीएनए से ही हमारा टीआरएनए का जो है क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के केस में अगर हम बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिंगल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों फॉर्म्स ऑफ टीआरएनए को, जो तीनों फॉर्म्स ऑफ आरएनए को जो है क्या करता है, जो ट्रांसक्राइब करता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसक्राइब करता है किसको, टीआरएनए को, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 वो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को, और RNA polymerase 1 that transcribes rRNA, that is ribosomal RNA. mRNA stands for messenger RNA, ठीक है। तो in case of eukaryotes हमारे पास 3 तरह के RNA प्रेजेंट होते हैं और 3 ही तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में, या कह सकते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं डीएनए से आरएनए। स्ट्रक्चर, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, इसका जो 2 डायमेंशनल मॉडल है, द 2 डायमेंशनल मॉडल जिसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल मॉडल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्योंकि
क्लोव के लीफ की तरह, जो इसका क्लोवर लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, दिखने में वैसा लगता है, तो इसलिए इसको 2 डायमेंशनल मॉडल को हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड इट वाज सजेस्टेड बाय, इसको किसने सजेस्ट किया था? इट वाज सजेस्टेड बाय हॉली। ठीक है, हमारे पास साइंटिस्ट थे हॉली, उन्होंने जो ऐसे क्या किया, सजेस्ट किया। ये तो रहा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो है अभी हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। इसी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, इसी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है? The 3-dimensional structure was proposed by, इसका 3-dimensional structure किसने प्रपोज किया? It was proposed by किम एंड एक्लोग। ठीक है, तो हमारे पास साइंटिस्ट थे किम एंड एक्लोग, इन्होंने जो है इसका 3-dimensional स्ट्रक्चर प्रपोज किया। और इसका 3-dimensional स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर है इसका। इन्वर्टेड एल शेप अगर मैं कह दूं तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इन्वर्टेड एल शेप। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा 3 डायमेंशन में। ठीक है, जब हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करते हैं। अब स्ट्रेट अवे 2 डायमेंशनल मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल मॉडल में अगर आप देखिए, जिसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, बट टीआरएनए आपको बताया कि भाई आरएनए हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, और एक आरएनए क्या होता है, अगर आपको बहुत कॉमनली मैं बताऊं तो आरएनए क्या है? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। सो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो है वो ज्वाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की एक चेन बनाते हैं, और उसके थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म कर रहे हैं, एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज टीआरएनए। तो हमारे पास टीआरएनए जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड। तो 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड लेंथ जो है इतनी हमारे टीआरएनए की होती है। एक टीआरएनए में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ 5 प्राइम एंड and there is presence of a 3 prime end. So there is a 5 prime end and there is presence of 3 prime end, and हमारे पास टीआरएनए में जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड टीआरएनए है, इसमें कई जगहों पर आपको जो है कुछ लूप्स देखने के लिए मिलेंगे। सो देयर आर 4 लूप्स जनरली। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, देयर इज अ स्मॉल लूप दैट इज कॉल्ड एज लूप नंबर 3, एंड देयर इज लूप नंबर 4। और इनका क्या क्या फंक्शन है इसको भी हम देख लेते हैं। सो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो लूप नंबर 1 है, लूप नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं? यहां पर लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब है कि इस जगह पर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं? दे आर अनपेयर्ड। यहां पर ये अनपेयर्ड रहेंगे। सो टीआरएनए में नॉर्मली इन जगहों पर क्या पाई जाएगी? भाई यहां पर आप कह सकते हैं देयर इज यूजुअली यहां पर पेयरिंग पाई जाएगी, बट इस सेक्शन में हमारे पास पेयरिंग जो प्रेजेंट नहीं होगी। सो 8 से 12 अनपेयर्ड बेसिस यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और ये बनाता है हमारा डीएचयू लूप। ठीक है, इसको हम डीएचयू लूप बोलते हैं। तो डाइहाइड्रोयूरिडिल लूप इसे कहा जाता है, और इसी को हम अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। तो अमाइनो एसाइल सिंथेटेज क्या है? दिस इज एन एंजाइम which is used to charge tRNA before translation हमारे पास इसकी चार्जिंग होना जरूरी है, तो उसके लिए एक एंजाइम इसके साथ बाइंड करता है, और वो एंजाइम क्या होता है? दैट इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। और वो आकर के कहां बाइंड करेगा? वो आकर के इस फर्स्ट लूप पे इसके साथ क्या करता है? बाइंडिंग शो करता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर आपको पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है, इन जगहों पर यहां पर बॉन्डिंग पाई जाएगी, बट लूप में हमारे पास ये कैसे रहेंगे? यहां पर अनबाइंडेड रहेंगे। ये आप कह सकते हैं कि देयर विल बी नो बेस पेयरिंग, यहां पर बेस पेयरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ऐसे ही लूप नंबर 2 जो है, दिस लूप नंबर 2 इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन लूप। इसे हम एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। इसमें हमारे पास 7 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होता है। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 7 अनपेयर्ड बेसिस। सो देयर विल बी 7 अनपेयर्ड बेसिस, एंड इन 7 अनपेयर्ड बेसिस में से बेस नंबर 3, 4 एंड 5 दे एक्ट एज एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन की तरह एक्ट करते हैं। तो बेस नंबर हमारा कौन सा? 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर जो होगा, दिस विल एक्ट एज एंटीकोडॉन। और एक एंटीकोडॉन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एंटीकोडॉन हमारे पास एक ऐसा ट्रिपलेट है, ठीक है, किसका? दिस इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारे पास किसको रीड करेगा? कोडॉन को रीड करेगा, जो हमारे पास एमआरएनए पे प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। सो याद रखना है आपके पास, ठीक है, बेस नंबर 3, बेस नंबर 4 एंड बेस नंबर 5 दे विल एक्ट एज एंटीकोडॉन। ठीक है। लूप नंबर 3 इसका फंक्शन ऑलमोस्ट अभी अननोन है, और इसकी स्पेसिफिसिटी एज सच जो है, इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है या ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या काम करता है, ये अभी तक साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा अनक्लियर मैटर है। ऑन अदर हैंड अगर हम बात करते हैं लूप नंबर 4 की, तो लूप नंबर 4 को हम क्या होता है? दिस आल्सो कॉल्ड एज टी साइज सी लूप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। इसको राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी कहते हैं।
इसमें हमारे पास 7 अनपेयर्ड बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर 7 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होंगे और ये जो पर्टिकुलर लूप है ये बाइंड करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, मींस ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान ये बाइंड करता है किसके साथ में, हमारे राइबोसोम्स के साथ में। और आपको पता है कि राइबोसोम्स की जो लार्ज सब यूनिट होती है तो उसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, उसका इंटरेक्शन हमारे पास टीआरएनए के साथ होता है। कब, हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान। तो ये पर्टिकुलर लूप्स हमारे पास हैं। और अगर आप देखें यहां पर इसका 3 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड पे हमारे पास देयर इज अ सीसीए, एक ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे पास सीसीए, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओएच ग्रुप हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होगा। और इस पर्टिकुलर एंड को हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर एंड इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। सो इस पर्टिकुलर 3 प्राइम एंड पे हमारे पास जो है अमाइनो एसिड हमारा क्या करेगा, बाइंड करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड हमारा कैसा होगा, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। वो कैसा होगा भाई, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो एंटीकोडॉन आपके पास यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास जो है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड वो इसकी टेल पे जो है वो प्रेजेंट रहेगा। सो यहां पर आपने देखा कि दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ये हमारा एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था टीआरएनए का, जिसकी डिटेलिंग और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं अबाउट फंक्शन ऑफ टीआरएनए। सो स्ट्रेट अवे देखते हैं फंक्शंस ऑफ टीआरएनए। सो अब बात करते हैं अबाउट फंक्शन ऑफ टीआरएनए। तो फंक्शन ऑफ टीआरएनए हमारे पास क्या होता है, तो देखिए फंक्शन ऑफ टीआरएनए अगर हम देखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अडैप्टर मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको पता चल गया कि हम टीआरएनए को अडैप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड it delivers corresponding amino acids after recognizing specific genetic code on mRNA. So फंक्शन क्या होगा हमारे टीआरएनए का, हमारे टीआरएनए का एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि भाई ये हमारे पास एंटीकोडॉन के थ्रू, अपने एंटीकोडॉन के थ्रू या अपने एंटीकोडॉन सीक्वेंस के थ्रू ये रीड करता है हमारे जेनेटिक कोड को, जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास जेनेटिक कोड जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा होगा, उस अमाइनो एसिड को ये अपनी टेल पे कैरी करता है, या आप कह सकते हैं अपनी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पे कैरी करता है। और पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में क्या करेगा, हमारे पास हेल्प आउट करेगा। सो दिस इज अ टीआरएनए, जिसको हम कहते हैं अडैप्टर मॉलिक्यूल। सो अब बात आती है कि ये टीआरएनए हमारे पास वॉबल हाइपोथेसिस से कैसे रिलेटेड है, या वॉबलिंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सो जनरली स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब देखा गया कि सेल के अंदर हमारे पास ओवरऑल, अगर हम कहते हैं जेनेटिक कोड के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो जेनेटिक कोड में हमारे पास प्रोटीन्स को कोड करने के लिए, आप कहते हैं अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। और 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड में हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं। और एक कोडॉन जो है वो क्या होता है, दैट इज अ ट्रिपलेट, दैट इज अ ट्रिपलेट ऑफ आपके न्यूक्लियर बेसिस का, आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो क्या होता है, दैट इज अ ट्रिपलेट। 64 में से हमारे पास 3 कोडॉन जो हमारे पास वो ऐसे होते हैं जो कि नॉनसेंस होते हैं। नॉनसेंस का मतलब है कि ये किसी भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। सो हमारे पास अगर 64 में से 3 माइनस करते तो हमारे पास कितने होंगे भाई, 61। तो 61 हमारे पास ऐसे कोडॉन्स होंगे, तो 61 कोडॉन्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि कोड कर रहे हैं प्रॉपर्ली इसके लिए हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए। तो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए हमारे पास 61 कोडॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास 61 टाइप के कोडॉन प्रेजेंट है और वो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड है कि 61 टाइप के टीआरएनए भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई हर एक कोडॉन को रीड करने के लिए, क्योंकि भाई हर एक कोडॉन किससे रीड होगा, हर एक कोडॉन उसके एंटीकोडॉन से रीड होगा, तो हर एक कोडॉन को रीड करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होना चाहिए। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारे पास 61 टाइप के टीआरएनए जो है उस सेलुलर पूल में प्रेजेंट होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। रीजन इसका क्या है, रीजन है कि कुछ टीआरएनए हमारे पास ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं, वो पर्टिकुलरली एक अमाइनो एसिड के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, एक अमाइनो एसिड के जो डिफरेंट कोड्स होते हैं, मतलब हमारे पास क्या होता है कि भाई एक अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है, डिफरेंट कोड्स हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सिंगल टीआरएनए जो है वो यूज हो सकता है। तो यहां पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉबलिंग कि भाई वॉबलिंग जो हमारा किस तरह से फंक्शन करता है। तो नॉर्मली वॉबलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों अराइज हुआ, ऐसा माना जाता था कि हमारे पास 61 टाइप के टीआरएनए या इतनी डाइवर्सिटी टीआरएनए की हमारे सेलुलर पूल में होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता।
ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर बात करेंगे भाई 31 भाई मिनिमम 31 टाइप के टीआरएनए आपको रिक्वायर्ड रहेंगे किसके लिए, क्योंकि आप 61 या आप जैसे 61 कोड्स को क्या कर पाए, रीड कर पाए, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो रिपोर्ट किए गए हैं दे आर 41, तो 41 टाइप के टीआरएनए जो ऑलमोस्ट रिपोर्ट किए गए हैं इन केस ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 22 टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं एंड इन केस ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखें तो देयर इज 30 टाइप ऑफ टीआरएनए उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि टीआरएनए की डाइवर्सिटी कम है या आप देख सकते हैं टीआरएनए के टाइप्स कम है, बट स्टिल दे कैन कोड, वो स्टिल जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, स्टिल वो एंटीकोडॉन प्रोवाइड कर सकते हैं किसके लिए, 61 टाइप के कोड के लिए। तो यहां से अराइज हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉबलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इन्फ्रेंस हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं और वो इन्फ्रेंस ये है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टीआरएनए ऐसा होगा, ठीक है, जो किसी 2 कोड्स के लिए क्या कर रहा होगा, वहां पे 2 कोड्स के लिए एक ही टीआरएनए जो वो यूज हो रहा होगा। तो यहां से वॉबलिंग का कॉन्सेप्ट है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है कि हमारे पास जो एंटी कोडॉन है दैट इज रिजिड, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोडॉन है, ठीक है, जो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज आल्सो रिजिड, और इनके बीच में एक रिजिड बॉन्डिंग बनती है और इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है। बट यहां पर जो वॉबलिंग है, वॉबलिंग क्या है और वो किस तरह से वर्कआउट करती है, ठीक है, आइए देखते हैं वॉबलिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए आफ्टर टीआरएनए आपको ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं पे हम ये बात कर रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टीआरएनए हमारे पास ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोडॉन्स के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, या एक से ज्यादा कोडॉन्स के लिए उनका एंटी कोडॉन जो वो यूज हो सकता है। तो वॉबलिंग का कांसेप्ट यहां से आया। वॉबलिंग का मतलब होता है शफल करना या आप कहते हैं फ्लक्चुएट करना। अब इस पर्टिकुलर कांसेप्ट को प्रपोज किसने किया था, सो द वॉबलिंग वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। इसको हमारे पास फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था इन 1996 एंड अकॉर्डिंग टू वॉबल हाइपोथेसिस, वॉबल हाइपोथेसिस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वॉबल हाइपोथेसिस ओनली फर्स्ट एंड द सेकंड बेस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, उसका कहना है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड बेस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ एमआरएनए पेयर्स विद द बेस, ठीक है, एंड द एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए दैट इज एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए उसके साथ जो है क्या करेगा, वो पेयर करेगा किसके साथ, एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट, ठीक है, हमारे पास इसका फर्स्ट और सेकंड ये जो है ये पेयर करेगा किसके साथ में, दैट विल पेयर विद, ठीक है, दैट विल पेयर विद पर्टिकुलर एमआरएनए, वो एमआरएनए के साथ पेयर करेगा। एंड जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, या वो एक तरह की कैसी पोजीशन होती है, दैट इज अ वॉबल पोजीशन। अब मैं आपको इसको समझाता हूं एक पर्टिकुलर एग्जांपल से, ठीक है। हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं जेनेटिक कोड, यहां पर मैंने देखिए डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द टीआरएनए, दिस इज द टीआरएनए, ये हमारे पास है एमआरएनए, जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एमआरएनए, ये हमारे पास एमआरएनए है, ये एमआरएनए का एंटीकोडॉन है, ठीक है, दिस इज द एंटीकोडॉन। और यहां पर अगर आप देखें तो जेनेटिक कोड फॉर आर्जिनाइन, आर्जिनाइन जो हमारे पास है ये अमाइनो एसिड, इसके लिए जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, दैट इज सीजीयू, सीजीसी, सीजीए एंड सीजीजी। ये चारों जो हमारे पास पर्टिकुलर कोड्स हैं ये सभी कोड कर रहे हैं किसके लिए, ठीक है, ये सभी कोडॉन जो है कोड कर रहे हैं हमारे पास आर्जिनाइन के लिए। इन सभी चारों के लिए हमारे पास एक सिंगल टीआरएनए जो है वो यूज या यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है, एक सिंगल टीआरएनए जो यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड इट विल डिपेंड कि हमारे पास जो इसका जो आप कह सकते हैं जो टीआरएनए है, टीआरएनए में वॉबलिंग जो है वो किस पोजीशन पे हो रही है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर कोड्स के लिए एक टीआरएनए जो वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जेनेटिक कोड फॉर आर्जिनाइन, तो ये जितने भी कोड हैं, ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ऑल आर कोडिंग फॉर आर्जिनाइन, ये सब आर्जिनाइन के लिए कोड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, सेकंड एग्जांपल में आप देखें दिस इज द टीआरएनए, ये इसका एंटीकोडॉन लूप है, सेकंड आपको पता है कि सेकंड लूप जो हमारा दैट इज द एंटीकोडॉन लूप। और यहां पर हमारे पास एक सीक्वेंस है दैट इज GAU, GAA, GAC एंड GAG। GAU and GAC, this and this sequence codes for an amino acid that is called as aspartate, and GAA and GAG, this codes for a particular sequence, this codes for a particular sequence that is called as, इसको हम क्या बोलते हैं, this is called as glutamic acid, ये कोड करते हैं किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए।
अगर आप देखें इनके स्टार्टिंग के इनिशियल्स GA सेम है, यहां भी GA सेम है, इधर भी GA एंड GA सेम है, बट यहां पर एक सिंगल टीआरएनए जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि यहां पर दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर केस में क्या था, ये सारे के सारे कोडॉन्स ये एक ही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे, और इनका स्टार्टिंग का सीक्वेंस अगर आप देखें तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर प्रेजेंट है C, यहां पर है G, यहां पर U है। सो थर्ड पोजीशन जो होती है दैट विल बी अ वोबल पोजीशन, वो एक वोबल पोजीशन होती है किसमें, दैट इज ऑन mRNA। यहां पर अगर हम देखते हैं दिस वन CGC, ठीक है, इसमें थर्ड पोजीशन जो है दैट विल बी अ वोबल पोजीशन ऑन mRNA। CGA that will be a vowel position on mRNA, CGG this will be a vowel position on mRNA. On the other hand tRNA अगर आप देखें तो यहां पर, ठीक है, इसके अपोजिट अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरफ है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सो दिस वेरी पोजीशन विल बी कॉल्ड एज दी वोबल पोजीशन। ये इसके लिए क्या होगी, हमारे पास वोबल पोजीशन होगी। अब इसी को हम देखते हैं तो यहां पर आपको स्ट्रेट अवे पता चल गया कि अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और उसके लिए जो डिफरेंट कोड्स हैं उसके लिए हमारे पास जो टीआरएनए है, ठीक है, अगर वॉबलिंग शो कर रहा है तो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, वो हो सकती है। और इसी कारण से इसके चारों कोड्स को रीड करने के लिए आपको ज्यादा टीआरएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड यहां पर भी देखिए स्टार्टिंग के दोनों पर्टिकुलर सीक्वेंस सेम है, ठीक है, बट ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए हैं। देखिए इनका दोनों का सीक्वेंस जो है वो सेम है, बट ये दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए ये इनकी वोबल पोजीशन होगी, ठीक है, जो थर्ड पोजीशन होगी दैट विल बी अ वोबल पोजीशन, बट इनकी डिमांड को एक सेम टीआरएनए कैटर नहीं करेगा, इसके लिए आपको दो टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। सो एस्पार्टेट के लिए एक टीआरएनए और ग्लूटामिक एसिड के लिए एक टीआरएनए हो सकता है, वो भले से वॉबलिंग जो है वो शो कर सकते हैं, बट एक टीआरएनए इन दोनों के लिए क्या नहीं कर सकता, कोड नहीं कर सकता। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं वॉबलिंग क्या है और वॉबल पोजीशन क्या है। तो देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉबल पेयरिंग, 3 तरह की वॉबल पेयरिंग जो वो देखी गई है। 3 तरह की वॉबल पेयरिंग में अगर आप देखें जो वोबल पोजीशन है, वोबल पोजीशन कौन सी होती है, देखिए इन केस ऑफ टीआरएनए जो फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास, इन केस ऑफ टीआरएनए जो फर्स्ट पोजीशन है दिस इज द वोबल पोजीशन, दिस वेरी पोजीशन इज वोबल पोजीशन, एंड इन केस ऑफ एमआरएनए जो थर्ड पोजीशन है दिस इज कॉल्ड एज वोबल पोजीशन। ये हमारे पास वोबल पोजीशन है। मींस जो फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है कोडॉन पे, जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड बेसिस हैं उनका रीड होना मस्ट है, वो रीड होंगे ही, बट थर्ड जो कोडॉन है किस पे, थर्ड जो बेस है किस पे, कोडॉन पे, उसका रीड होना जरूरी नहीं है। यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन है वो वॉबलिंग शो कर सकता है, बट सेकंड एंड थर्ड जो इसके साथ पेयर करेंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रांगली पेयर करेंगे, वहां पर वॉबलिंग नहीं हो सकती। सो कहने का मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो कोडॉन पे फर्स्ट एंड सेकंड बेसिस हैं वो काफी होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। थर्ड पोजीशन जो वो वॉबल कर सकती है, ठीक है, किसके केस में, अगर आपके पास सेम टाइप के अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट कोड्स जो है वो यूज हो रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन आपने याद रखनी है। तो देखिए अगर इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर CGU, अगर हमारे पास यहां पर यूनिट होती है C, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे C, सेकंड पोजीशन पे G, थर्ड पोजीशन पे U, ठीक है, हमारा ये टीआरएन होगा, इसके ऊपर कोड क्या होगा, तो इसके अपोजिट में आपका कोड जो है कुछ भी हो सकता है। देखिए आपके फर्स्ट जो है अगर आपका कोड है यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई C, ठीक है, G एंड U, ये हमारे पास कोड है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, दिस इज ऑन mRNA। अब एंटी कोडॉन लूप पे जो हमारा एंटी कोडॉन होगा इस पे सीक्वेंस होगा भाई फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, तो ये फर्स्ट पोजीशन इसकी ये वॉबलिंग शो कर सकती है, इसकी थर्ड पोजीशन जो है वो वॉबलिंग शो कर सकती है। मींस कई बार यहां पर एक बेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज आई, ठीक है, आई जो है दैट इज कॉल्ड एज आयनोसिन, आयनोसिन की प्रेजेंस हो सकती है। यहां पर G है तो G के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज C, और अगर यहां C है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या होगा, देयर विल बी G। तो इन दोनों की स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होगी, जबकि इनकी पेयरिंग जो है, ठीक है, इनकी पेयरिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दिस पेयरिंग विल बी कॉल्ड एज वॉबल पेयरिंग, इस पेयरिंग को हम वॉबल पेयरिंग कहेंगे, ठीक है। तो मींस फर्स्ट टू, ठीक है, फर्स्ट टू बेसिस ऑफ कोडॉन
यही रिक्वायर्ड होते हैं अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जिसकी थर्ड पोजीशन है वो क्या शो कर सकती है, वॉबलिंग शो कर सकती है। तो 3 टाइप की वॉबलिंग अगर हम देखते हैं तो देखिए 3 टाइप ऑफ वॉबलिंग। U इन द वॉबल पोजीशन ऑफ टीआरएनए, अगर यहां पर U प्रेजेंट है, मतलब I की जगह यहां पर U भी हो सकता है, अगर U प्रेजेंट है, ठीक है, इन द टीआरएनए एंटीकोडॉन इट कैन पेयर विद A एंड G। ये जो अगर यहां पर U प्रेजेंट है तो वो A और G के साथ पेयर कर सकता है। मींस अगर यहां पर हमारे पास U की प्रेजेंस पाई जा रही है, सो यहां पर आपके पास ये U पेयर कर सकता है किसके साथ में, A के साथ भी और G के साथ भी। ठीक है, एक कंडीशन ये आती है वॉबल पेयरिंग में। सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास G पेयर्स विद U एंड C। ठीक है, अगर हमारे पास इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर अगर हमारे पास G प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल G प्रेजेंट है, तो यहां पर U और C प्रेजेंट हो सकता है और इनके बीच में पेयरिंग हो सकती है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज वॉबल पेयरिंग। ठीक है, एंड वॉबल पेयरिंग ये डिफरेंट होती है। जो हमारे पास कन्वेंशनल पेयरिंग होती है, कौन सी, वाटसन एंड क्रिक की जो कन्वेंशनल पेयरिंग है, उससे ये अलग होगी। ठीक है, वॉबल पेयरिंग। अब थर्ड पेयरिंग ये बोलता है कि I पेयर्स विद, अगर हमारे पास यहां पर I की प्रेजेंस है, मान लीजिए यहां पर हमारे पास बेस है दैट इज आयनोसाइन। ठीक है, आयनोसाइन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉबल न्यूक्लियोटाइड, इसको वॉबल न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, और ये एक तरह का, इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट गुआनिन की तरह ही होता है। तो हमारे पास अगर I प्रेजेंट है, ठीक है, तो I यहां पर पेयर कर सकते हैं किसके साथ में, A के साथ में भी, ठीक है, U के साथ में भी और C के साथ में भी। तो ऐसी कंडीशन जो है यहां पर हो सकती है। तो A U C तीनों के साथ में क्या कर सकता है, पेयरिंग शो कर सकता है। सो आप कह सकते हैं क्लियरली कि थर्ड पोजीशन ऑन कोडॉन एंड फर्स्ट पोजीशन ऑन एंटीकोडॉन दे आर दी वॉबल पोजीशंस, और ये वॉबल पोजीशंस जो है ये एक अनयूजुअल पेयरिंग शो कर सकते हैं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल पेयरिंग ऑफ वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन क्रिक ने जो कन्वेंशनल पेयरिंग दी थी उसके बेसिस से जो है अलग ये क्या कर सकते हैं, पेयरिंग शो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि हमारे पास इसका क्या फायदा होगा। ठीक है, और एडवांटेज या आप कह सकते हैं कि इस वॉबलिंग से क्या फायदा होगा। तो अगर आप देखते हैं वॉबलिंग का फायदा क्या है, वॉबलिंग का फायदा ये है कि आपको कम टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, मींस आपको कम डायवर्सिटी ऑफ टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे यहां पर देख सकते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर कोड्स के लिए, ठीक है, इन पर्टिकुलर कोड्स में, ठीक है, इनको कोई एक पर्टिकुलर टीआरएनए को क्या कर सकता है, उन्हें रीड कर सकता है। ठीक है, रीजन क्या होगा, यहां पर अगर वॉबलिंग होगी तो आपको 4 टीआरएनए की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 टीआरएनए की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक टीआरएनए की डिमांड को कैटर कर सकता है। कंडीशन शुड बी कि हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो क्या रहना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, यहां पर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, तो आपको डेफिनेटली 2 टीआरएनए की आपको जो है जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट टीआरएनए आपको जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। सो वॉबल पेयरिंग या आप कह सकते हैं कि वॉबलिंग के कारण हमारे पास जो डायवर्सिटी ऑफ टीआरएनए है दैट इज रिक्वायर्ड लेस इन पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म, और उससे जो है कम टीआरएनए से भी हमारा जो है क्या होता है, वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है इफेक्ट नहीं होता है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया कि जो कम टीआरएनए है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस की वजह से भी, मतलब अगर कम टीआरएनए प्रेजेंट है तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, मिनिमम आपको 31 टाइप ऑफ टीआरएनए जो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, टीआरएनए आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, 61 टाइप के कोडॉन्स के लिए, एंड जो मैक्सिमम रिपोर्ट किए गए हैं दे आर 41 टाइप ऑफ टीआरएनए। और इतने रिपोर्ट के हैं, एक्सपेक्टेड कितने होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं हमारे पास कि 61 टाइप के टीआरएनए जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि वॉबलिंग के कारण हमारे पास जो है जो रिक्वायरमेंट है टीआरएनए की वो क्या हो जाती है, या डायवर्सिटी रिक्वायरमेंट ऑफ टीआरएनए जो है वो कम हो जाती है, और इससे सेलुलर बर्डन जो है हमारे पास क्या होता है, वो कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड वॉबल हाइपोथेसिस, एंड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। आपने मुझे बताना है कि ऐसे कौन से दो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए हमारे पास ये वॉबल हाइपोथेसिस जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा, या वॉबल हाइपोथेसिस जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद बिग बैंग बायोलॉजी। थैंक यू।